वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पर जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर वही है, सत्ता के नए केंद्र। और आज हम चाइना के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ समझेंगे कि आज के टाइम पे चाइना एक आर्थिक शक्ति कैसे बन के सामने आया। होपफुली आपको ये पिक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ रही होगी। और इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं चाइनीज़ वॉल के बारे में, और इसके साथ साथ ये वॉल द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आपको दिख रही है। और इसके साथ साथ ये किस चीज़ का साइन दिखाती है, ये चीज़ चाइनीज़ या चाइना का साइन दिखाती है। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम चाइना की अर्थव्यवस्था का उत्थान के ऊपर बात करेंगे कि चाइना की जो इकोनॉमी है, या फिर जो आज आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो हम यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो एक टॉय से लेकर क्लोथ से लेकर या कोई भी चीज़ आज हम अपने यूज़ करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेड इन चाइना लिखा हुआ ज़रूर होता है। तो आज जो ग्लोबली लेवल पे, इंटरनेशनली लेवल पे आज हम देखते हैं कि चाइना का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुका है। चाइना बहुत ही ज़्यादा इतना एक्सपेंड कर चुका है, इतना फैल चुका है। उसका क्या रीज़न है, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखते हैं कि चाइना एक्चुअल में है कहाँ पे वर्ल्ड के मैप में। तो ये पूरा आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, और इसके साथ साथ इस मैप में आपको कई सारी कंट्रीज़ आपको सामने इजीली दिखाई दे रही होंगी कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें जो कंट्री आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपका कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, और इसके साथ साथ ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका। फिर उसके बाद दैन ये आपका अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद ये यूरोप, एंड दैन एशिया। और इस एशिया के अंदर ही आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है, ये रही कंट्री। ये कौन सी कंट्री है? ये चाइना कंट्री है, ये रही चाइना। तो इंडिया के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं इजली कि कहाँ पर है चाइना। तो ये रहा चाइना। यहाँ पे एक बार मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये लीजिए। तो अब हम देख सकते हैं ये रही चाइना। और इसके साथ साथ अगर हम इसके नेबर्स की कंट्रीज़ की बात करें, तो इसके नेबर्स में आ जाता है आपका ये भूटान, नेपाल, इंडिया, और इसके साथ साथ ये म्यांमार, और यहाँ पे आपका साउथ कोरिया, दैन यहाँ पे मंगोलिया और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, शायद इसी में यहीं पर ही है। और लास्ट में ऊपर जो है आपको इसमें क्या है, रशिया। तो ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है चाइना की। तो ईज़िली हमें दिख रहा है ये चाइना का। तो वर्ल्ड लेवल पे हम कह सकते हैं ये रही चाइना। चाइना जो है वो एशिया में ही है, तो यहाँ पे एशिया में इसमें देख सकते हैं हम चाइना में। और इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज की क्लास में चाइना के ऊपर बात करेंगे कि चाइना जो है उसकी कैसे एक इकोनॉमी बन के सामने आया। और इसके साथ साथ ये आपको पता ही है चाइनीज़ फ्लैग है ये, और ये चाइना का मैप, ये इसमें छोटी छोटी मतलब इसकी कौन कौन सी कंट्री है, तिब्बत हो गया इसमें, और इसके साथ इनर मंगोलिया हो गया, और दैन और भी इसकी कई सारी, यूहान होगी। तो ये इसकी थोड़ी थोड़ी सिटीज़ है। इसके साथ साथ अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन स्टार्टिंग में आज हम इसमें परिचय के ऊपर बात करेंगे इसके, कि क्या क्या परिचय है, कैसे इंट्रोडक्शन हम इसके दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही कि जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर क्या है, शक्ति के नए केंद्र। तो पहला हमने पढ़ लिया था यूरोपीय संघ के बारे में, कि यूरोपीय संघ जो है वो भी एक शक्ति का नया केंद्र बन के सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे, इसके बाद हमने आसियान के ऊपर बात की कि आसियान भी एक शक्ति का एक नया केंद्र बन के निकल के आया। अब हम तीसरा मतलब कह सकते हैं कि जो चीन है वो भी अब क्या बन रहा है, एक शक्ति का नया केंद्र बन रहा है। मतलब कि उसके पास भी अब वो भी काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में लो,
चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर आपका टेक्नोलॉजी हो गया, हर एक फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, सब में क्या कर रहा है चीन, अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, सुधार कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्या बन के निकल के आ रहा है, एक शक्ति या फिर आर्थिक शक्ति के रूप में वो सामने निकल रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि चीन शक्ति का एक नया क्या बना, केंद्र बना। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है 1978 के बाद क्या हुआ ऐसा जिससे चीन में कई सारे बदलाव आए। तो चीन में 1978 के बाद उसने क्या की, नई नीतियां, न्यू पॉलिसीज बनानी शुरू की और उन पर चलने का निर्णय किया। मतलब कि नई पॉलिसी तो बनाई उसने, तो 1978 के बाद नई नीतियों पर चलने का उसने निर्णय लिया। मतलब कि जो उसने पॉलिसी बनाई थी, जो नीतियां बनाई थी, उस पर चलने का उसने क्या किया, फैसला किया, निर्णय लिया। और इसके साथ साथ और उसकी वजह से, मतलब उन फैसलों की वजह से, उन नीतियों की वजह से वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर गया। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी नीतियां कितनी अच्छी होंगी, तभी तो जाके वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया। तो यही कहता है, सबसे फर्स्ट हमारा यही है कि चीन जो है वो शक्ति का एक नया केंद्र बन के निकला। कैसे निकला? ऐसे निकला कि 1978 ने इसने क्या किया, नई नीतियां बनाई और उन नीतियों पर काम करना शुरू किया, उन नीतियों पर चलना शुरू किया, और उनके चलने की वजह से, उन नीतियों पर काम करने की वजह से वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में सामने आया। तो ये वो कारण था जिसकी वजह से चीन क्या हुआ, आर्थिक शक्ति बनकर सामने आया। कि उसने क्या की, उसने नीतियां बनाई, और नीतियां बनाने के साथ साथ उनको लागू भी किया, उन पे चला भी, और चलने के साथ साथ वो नीतियां इतनी बढ़िया तरीके से काम करी जिसकी वजह से चीन जो है वो एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, मतलब इकोनॉमिकली पावर के रूप में वो सामने उभर कर सामने आया। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या आता है, अपने सुधारों के बल पर अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे उसने सुधार किए और उन सुधारों के बलबूते वो क्या कर रहा है, अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। मतलब कि अगर कोई भी देश सुधार कर रहा है और उन नीतियों, मतलब उसने सोचा कि मैं सुधार करूंगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट करूंगा, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वृद्धि करेगा ही करेगा। जैसे कोई भी बच्चा सोच लेता है, जैसे कोई नालायक बच्चा है तो वो सोचता है कि नहीं, अब से मैं रोज 1 घंटे मन लगा के पढ़ूंगा। तो अगर वो रोज 1 घंटे मन लगा के पढ़ता है तो 365 डेज में, मतलब पूरे साल में कम से कम वो हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है, 1% इंप्रूवमेंट करेगा। और लास्ट इन द एंड जब पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपने आप में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने पॉलिसी बनाई कि हाँ, मैं पढ़कर सुधार करूंगा, मैं 1 घंटे पढ़ूंगा और मैं सुधार करूंगा, तो तभी जाकर उसमें क्या हुई, इंप्रूवमेंट दिखी। तो सेम ऐसे ही चाइना ने क्या किया, चाइना का अगर हम इतिहास की बात करें तो उसने भी कई सारी मार झेली। इसके साथ साथ उसको जापान के हाथों उसको हारना पड़ा। इसके साथ साथ मेन उसका कई सारे अफीम युद्ध हुए, ये 2 हुए थे। और इसके साथ साथ तो उसमें भी कई सारी परेशानियां झेली चीन ने। और फिर चीन ने क्या हुआ, चीन ने डिसाइड किया कि अब मैं सुधार करूंगा, इंप्रूवमेंट करूंगा, रिफॉर्म्स करूंगा। और उन रिफॉर्म्स, उन सुधारों की वजह से चीन आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में वो सामने आया, और इसी के चलते उसकी आर्थिक वृद्धि आज भी हो रही है। और अगर आज चीन पे प्रभाव पड़ता है तो पूरे के पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ बताती है कि चीन जो है, चाइना जो है, वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में कितना इम्पॉर्टेंट बनता चला जा रहा है। अगर आपने अभी देखा होगा कि जब कोविड-19 में जब आया तो लॉकडाउन हो गया, तो चीन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो थी बिल्कुल बंद हो गई, जिसकी वजह से पूरा विश्व की मार्केट पे क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ज़्यादा एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में वो सामने आया। और यही हमें इसी टॉपिक में पढ़ना है कि कैसे चीन एक आर्थिक शक्ति बना। इसी के ऊपर पूरा आपका ये टॉपिक बेस है। इसके साथ साथ अगला कुछ अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस रफ्तार से अगर चीन चलता गया, जिस रफ्तार से ये चल रहा है, तो 2040 तक
यह दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर, जो दुनिया की सबसे बड़ी, क्या कह सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका तक को ये क्या कर देगा, पीछे कर देगा। तो यह कहता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी ये क्या कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। इसके साथ साथ अगला क्या कहता है, ये तो इजी पॉइंट था पहले वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आर्थिक स्तर पर मतलब इकोनॉमिकली इसने क्या किया, अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ता कायम करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगला इसमें यही कहता है कि आर्थिक स्तर पर मतलब कि इसने क्या किया, इसने अपने पड़ोस के देशों के साथ, पड़ोस के देश अभी मैंने आपको बताए थे, इसके पड़ोस में हो गया जैसे भारत हो गया, इसके साथ जापान हो गया, इसके साथ साथ और भी इसमें रशिया हो गया, और दूर दराज के जो इसके देश हैं मतलब कि अमेरिका हो गया या फिर मेन और भी कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो इसने क्या किया, अपने पड़ोसी जो देश के देश हैं उन पड़ोसी देशों के साथ इसने संबंध स्थापित किए, और वो भी कौन से, आर्थिक संबंध, मतलब उनके साथ भी उसने क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। फॉर द एग्जांपल आज हम देख सकते हैं कि आज सिर्फ इंडिया के अंदर अगर हम टॉयज़ की मार्केट देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टॉयज़ अगर हम उसकी एमआरपी चेक करते हैं तो एमआरपी चेक करने के बाद उसमें लास्ट में नीचे अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो उसमें लिखा क्या होता है, उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया। इसके साथ साथ कई सारे डिजिटल गैजेट्स देखते हैं या डिजिटल ऑब्जेक्ट्स देखें तो इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स देख लो, गुड्स देख लो, तो उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा होता है, मेड इन चाइना। तो ये क्या है, ये क्या किया है, चाइना ने अपने पड़ोस के देशों के साथ संबंध स्थापित किए। संबंध ऐसे स्थापित किए कि उसमें सामान मोस्टली चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ, चाइना में बनाया गया, इसलिए, और उसके बनने से क्या हुआ, उसके बनने से एक संबंध स्थापित हो गया। अब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो उससे क्या होगा, उससे अपने एक तो रिश्ते बढ़ेंगे। तो सेम एज इट इज़ अगर जैसे इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ क्या करता है, आर्थिक स्तर पर मतलब कि एक संबंध बढ़ाने के लिए क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों के बीच में जो उनका रिलेशन है, संबंध है, वो काफ़ी क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। इसके साथ साथ यही कहता है कि आर्थिक स्तर पर इसने क्या किया, अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए। अपने पड़ोसी जो आसपास के इसके देश हैं उनके साथ इसने क्या किए, संबंध स्थापित किया, और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किया। कोई ऐसे नहीं किए नॉर्मली, नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली रिलेशन बनाने उसने क्या किए, शुरू किए, और जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इसके बाद अगला क्या कहता है, आर्थिक वृद्धि का कारण। आर्थिक वृद्धि मतलब कि आज हमने देखा कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है, इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आ रहा है, तो उसका मेन कारण क्या है, जो इतनी वृद्धि कर रहा है उसके भी बात क्या है उसके पीछे। जब हम कह रहे हैं कि हाँ चाइना बहुत ज़्यादा क्या नाम है इकोनॉमिक पावर बन रहा है, इसने सुधार किए, ठीक है चलो सुधार तो मान लिए, और इसके और भी तो कारण होंगे, या एक ही कारण हो सकता है, नहीं, इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो इसमें यही कहता है कि आर्थिक वृद्धि के कारण में सबसे पहले तो इसका यही कारण है विशाल आबादी। भाई सबको पता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और आपको पता होना चाहिए जहाँ पे अगर हम बात करें लेबर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती है, चीप है। तो और जब लेबर सस्ती है तो काम भी क्या करिए, मतलब लेबर सस्ती क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है। जब जनसंख्या ज़्यादा होती है और नौकरियां कम होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि जो लेबर है वो सस्ते में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहता है, सबसे पहला इसका मेन रीज़न कहता है कि जो आर्थिक वृद्धि का वहाँ पे क्या कारण है, आर्थिक वृद्धि का कारण है वहाँ पे विशाल आबादी, की आबादी बड़ी विशाल है, मतलब बड़ी आबादी वाला देश है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद दूसरा क्या है, बड़ा भूभाग। भूभाग मतलब कि भूमि, मतलब काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ अगला कहता है संसाधन। संसाधन भी काफ़ी है भाई। संसाधन क्या होता है, संसाधन प्राकृतिक हो गए, मानव मतलब कि मानव तो है ही वहाँ पे, और प्राकृतिक संसाधन भी है उसके पास। उसने क्या किया, अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया फैक्ट्रियाँ लगाने में, अदर चीज़ लगाने में। और इसके साथ साथ राजनीतिक प्रभाव, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब कि राजनीतिक प्रभाव, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, वहाँ के जो नेता उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से काम किया, ऐसी पॉलिसीज़ लगाई जिससे तभी तो आज वो सामने निकल के आ रहा है इतनी इकोनॉमिक पावर बन के। तो मेन अगर कोई भी कंट्री आज आगे है और कोई भी कंट्री आज पीछे है तो वहाँ का रूलिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा
क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आज आप देखते हो कि वहाँ पे, जैसे हम एग्जांपल में बात कर लें जैसे दुबई की, तो दुबई आज जो इतना आगे है उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न वहाँ के रूलर है, वहाँ का सिस्टम है। अगर आज जैसे अमेरिका इतना आ गया तो उसका मेन क्या है? उसका मेन रीज़न है वहाँ का सिस्टम। अगर कोई भी कंट्री आज पीछे है तो उसका मेन रीज़न हम क्या कह सकते हैं? उसका मेन रीज़न, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है वहाँ की रूलिंग सिस्टम कैसा है। अगर वहाँ का रूलिंग सिस्टम या रूलर बहुत अच्छा होगा तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा क्या करेगी, रूल करेगी, या फिर मेन ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। अगर वहाँ का रूलर खराब होगा या पीछे होगा या कम मोटिवेशन वाला या फिर कम या फिर मेन इतना टैलेंटेड नहीं होगा तो वहाँ की कंट्री भी सेम ऐसे ही वहाँ पर रिएक्ट करेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सबसे ज़्यादा एक राजनीतिक प्रभाव सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे जैसा रूलिंग सिस्टम होगा वैसे ही वहाँ पर क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये बिल्कुल बात है। तो होपफुली इतना सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग में अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही इजी तरीके से बात करता है, चीन एक आर्थिक शक्ति या फिर मेन कह सकते हैं शक्ति का एक नया केंद्र बन के निकली। क्यों निकली? क्योंकि इसने 1978 में क्या हुआ, इसने नई कई सारी नीतियां चलाई या नीतियां ली या फिर उसमें नीतियां बनाई और उन नीतियों पर चलने का उसने निर्णय भी लिया, जिसकी वजह से वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने उभर कर आ गया। इसके बाद क्या था, अपने सुधारों के बल पर अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, अपने सुधार, इसने जो नीतियां बनाई उन पर सुधार किया जिसकी वजह से अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। इसके साथ साथ अगर ये अनुमान लगाया जाता है इस रफ्तार से अगर ये चले तो 2040 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जो अमेरिका है उसको भी पीछे कर देगा। इसके बाद इसने क्या किया, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध, आर्थिक संबंध स्थापित किए, जो इसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें इसने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अगला क्या आता है, आर्थिक वृद्धि के इसके कौन कौन से कारण है? तो सबसे पहला विशाल आबादी है, दूसरा बड़ा भूभाग है, तीसरा संसाधन भी है और लास्ट में आ जाता है इसका राजनीतिक प्रभाव। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।